हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास करने वाले हैं अपन एमपीआरईओ कैन सुपरवाइजर एंड एएफओ एंड डबल एओ के लिए मैराथन क्लासेस रहेगी। प्रीवियस ईयर क्लासेस, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपने को देखने को मिलेंगे। And उसका जो क्वेश्चन करेंगे उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा नीचे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि लंबी क्लासेस जाने वाली है आज की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बीज बोने की गहराई इनमें से किस पर निर्भर करता है। बीज बोने की गहराई इनमें से किस पर निर्भर करता है। बीज की आकृति पे, या बीज की आकार पे, और बीज की आकृति, या बीज की गुणवत्ता पे, या बीज की जीवन क्षमता पे। ठीक है, तो अपना आंसर रहेगा बीज की आकार पे। ठीक है, अपना पर बीज के आकार पे रहेगा। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, सीड सोविंग डेप्थ बीज बोने की गहराई पे मुख्य रूप से सीड साइज की बीज के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, जो बड़े बीज होते हैं आधी गहराई पे लगाते हैं, और जो छोटे बीज होते हैं वो बड़े बीज होते हैं जो आधी गहराई, जो छोटे बीज होते हैं वो कम गहराई में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो बड़े बीज होते हैं जो स्टोरेज फूड रिजर्व, जो कि जो उसमें फूड जो होता है जो सबसे अधिक होने के कारण यह अधिक गहराई में और उसमें अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए अधिक गहराई में भी लगा सकते हैं। और जो छोटे बीज होते हैं इसमें कम ऊर्जा होती है, और कम ऊर्जा होने के कारण वो अधिक गहराई में लगा देने से वो अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा, इसलिए उसको कम गहराई में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा बीज की आकार पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, गेहूं में सेमिनल जड़ें होती हैं। ठीक है, सेमिनल जड़ें मतलब वीट सेमिनल जोड़ें। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे उसमें मान लो जैसे और भी होता है, जैसे कि मक्का में होता है, मक्का में दो तीन प्रकार की जोड़ें होती हैं। तो यहाँ पे वीट में जो पूछा है गेहूं की सेमिनल जोड़ें। ठीक है, तो फसल को गिरने से, पहला आंसर फसल को गिरने से बचाने के लिए अतिरिक्त मजबूती देती है, या फिर फसल की शुरुआती अवस्था में पौधों को पोषक देने के लिए जिम्मेदारी होती है, या फिर फसल के बाद जो अवस्था में जो पौधों की देखभाल करती है, या फिर फसल की वानस्पतिक अवस्था वेजिटेटिव फेज में जो दौरान निकलती है। तो अपना आंसर आएगा, ठीक है, अपना आंसर आएगा बी वाला, क्योंकि फसल की शुरुआती अवस्था में जो क्राउन बोलते हैं ना, क्राउन रूट की जो पहली जड़ें निकलती है, तो पहला आंसर है। उसका सॉल्यूशन भी नीचे मिलेगा, देखते हैं अपन। ठीक है, गेहूं में प्रजननीय सेमिनल रूट जो जड़ें फसल के प्रारंभिक स्तर में निकलता। ठीक है, जो प्रारंभिक स्तर जो कि पुष्टिकर बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि गेहूं की जड़ें प्राणी दो प्रकार की होती हैं, जैसे प्राथमिक जड़ें अपस्थानिक एंड मौलिक जड़। द्वितीयक जड़ें जो स्थायी होती है, और क्लोनल और अभिस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है, तो गेहूं में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। दूसरा आंसर, राष्ट्रीय बीज निगम स्थापना कब शुरू हुई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। अपना आंसर पहला आएगा। ठीक है, उसमें 1964 में तो सोरघम की जो सीट एक्ट आया था, और 1973 में जो ट्रेनिंग सिस्टम, एंड 74 में, और 1973 में और भी कोई सा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इससे अपने को उसका नीचे देखते हैं अपन, सीड एक्ट। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इस्टाब्लिश 1963 हुआ था। मिनिस्ट्री कौन सी थी, एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर थी। एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर एंड स्टार्टर मतलब मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट। ओनरशिप कौन था, ओनरशिप 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। ठीक है, करंट सी एम डी डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी। ठीक है, मेजर रोल क्वालिटी सीड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, और ये 21 जुलाई यहाँ पे जो अभी करंट में जो पीआईबी ने जो अपडेट डाटा दिया था, क्योंकि ये करंट डाटा है, और ये करंट क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सीड हब, तो ये 21 जुलाई 2026 का डाटा है। पीआईबी अपडेट जो अनुसार भारत में जो कि 229 हब जो सीड हैं जो और 384 ब्रीडर सीड के लिए प्रोडक्शन सेंटर है, और जो 17 स्टेट जो सीड कॉर्पोरेशन के NSCL के लिए जो 17 स्टेट में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट है की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और 178 नोटिफाइड सीड एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज कार्यरत हैं, 178। और इसके अलावा 2024 और 25 का सर्टिफाइड सीड के लिए क्वालिटी सीड अवेलेबिलिटी 531.5 लाख कुंटल पहुंच गया था। ठीक है, तो ये करंट का डाटा है, तो ये MPRE में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो PIB ने अपडेटेड डाटा उन्होंने भारत में दिया था।
और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, प्लांट ब्रीडर द्वारा जो पहली बार तैयार किए गए मूल बीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्लांट ब्रीडर, ब्रीडर मतलब एक जो मूल बीज, मूल सीड बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन दिया है सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज, या फाउंडेशन सीड आधार बीज, या ब्रीडर सीड प्रजनन बीज, या न्यूक्लियर सीड। तो जो उन्होंने बोला है पहली बार तैयार किए गए मूल बीज का क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें न्यूक्लियर सीड। जो सेकेंड स्टेज पे तो ब्रीडर सीड, थर्ड स्टेज पे जो फाउंडेशन सीड, और फोर्थ स्टेज पे जो रजिस्टर्ड, एंड फाइव्थ स्टेज पे सर्टिफाइड सीड जो किसान को दिया जाता है। ठीक है, बोने के लिए। तो उसका एक आंसर देखते हैं अपन। ठीक है, न्यूक्लियर सीड नाभि के बीज भी बोलते हैं, जो न्यूक्लियर सीड होते हैं उसके नाभि के बीज भी कहते हैं, और किसी वेराइटी का सबसे प्रारंभिक जेनेटिकली प्योर सीड स्टॉक है। ठीक है, प्लांट ब्रीडर द्वारा जो चाइनीज शुद्ध पौधों के जो मेंटेनेंस किया जाता है, आगे इसी स्टॉक के ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। ठीक है, आईसीआर के अनुसार जो सीड प्रोडक्शन मटेरियल में भी न्यूक्लियर स्टॉक ब्रीडर सीड प्रोडक्शन का उल्लेखन किया है। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनली प्योर सीड जो स्टॉक जो न्यूक्लियर सीड, और न्यूक्लियर सीड से जो प्रोजनी है ब्रीडर सीड बनता है, और ब्रीडर सीड से जो प्रोजनी बनता है फाउंडेशन सीड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखने की बहुत ज़रूरी है, न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड। न्यूक्लियर सीड से कौन सा प्रोजनी बनती है, और ब्रीडर सीड कौन सी प्रोजनी बनती है जो कि फाउंडेशन सीड बनता है, और न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनता है। तो ये तो सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भारतीय परिस्थिति में पसंद नहीं है, नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। टर्मिनेटर, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं अपन, किसान उत्पादित बीज उपयोग वर्ष उपरांत वर्ष नहीं कर सकते हैं, उपरांत मतलब वर्ष दर वर्ष बदल नहीं सकते हैं। बहुत से रोगों की घटित होने की संभावना बनी रहती है। बीज की दाम कम हो, या किसानों की बीज का अधिक खर्च पड़ेगा। तो आंसर आएगा अपना कौन कौन सा, पहला तो सही, पहला आंसर सही है, क्योंकि किसान उत्पादित में बीज का उपयोग वर्ष उपरांत वर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि साल दर साल बदल नहीं सकते हैं, और बहुत से रोगों के घटित होने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और महंगा भी होता है टेक्नोलॉजी, और बीज कम दाम पे, ये गलत है, और किसानों को बीज का अधिक खर्च करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आएंगे तो क्योंकि जितना भी जो कॉस्ट सीड ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर अपना आएगा बी, पहला और चौथा। सॉरी ये तीसरा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से रोग घटित होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा नहीं आएगा और तीसरा नहीं आएगा, पहला सही, दूसरा सही। टर्मिनोलॉजी टेक्नोलॉजी जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कहा जाता है, और इसमें टेक्नोलॉजी की परिकल्पना की गई, जिसमें हार्वेस्टेड सीड और अगली जनरेशन में भी जो किसान सामान्य रूप से पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो वर्ष दर वर्ष सीड उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सीड जेनेटिकली प्रोग्रामेड द तरीके से स्टैंडर्ड नॉन जर्मिनेट बनाया जाता है, क्योंकि इसके कारण इंडिया एग्रीकल्चर कॉन्टैक्ट्स में इसे लेकर किसानों ने सीड डिपेंडेंस का सीड कॉस्ट चिंता रही है, क्योंकि अधिक महंगा कॉस्ट अधिक पड़ता है, जब टेक्नोलॉजी नहीं यूज ज़्यादा अधिक कॉस्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्व बीज में न्यूसेलस की बनी रहने वाली बाहरी परत को क्या कहते हैं। जो कि परिपक्व बीज की जो न्यूसेलस के की बनी रहने वाली बाहरी परत। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन में पेरिस्पर्म, या केरनकल, या एंडोस्पर्म, या एंडोथिलियम। तो अपना आंसर आएगा पेरिस्पर्म। ठीक है, तो उसका अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैच्योर सीड के परिपक्व बीज में यदि
न्यूसेलस बीजांड का उत्तक का कुछ भाग बना रहता है और परसिस्टेंट होकर फूड स्टोरेज टिश्यू के रूप में पाया जाता है और इसे पेरिस्टम स्पर्म को कहते हैं और यहाँ मैटरनल टिश्यू होता है और कई पौधे इसमें स्टोरेज फूड पाया जाता है। डायग्राम इसमें आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। न्यूसेलस नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुरण के दौरान बीज जल को निम्न विधि द्वारा अवशोषित करता है। ऑप्शन केशिका क्रिया या अंतग्रहण या प्लाज्मोलिसिस या अंतःप्रहण, ठीक है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो आप पढ़ सकते कैपिलरी एक्शन या इमोबिलाइजेशन और प्लाज्मोलिसिस या इन्फिल्ट्रेशन। तो अपना आंसर आएगा बी, क्योंकि अंतःग्रहण करता है सीट। नीचे देखते हैं अपन उसका एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। कैपिलरी एक्शन है संकीर्ण स्पेस की लिक्विड है जो मूवमेंट के संबंधित सीट को वाटर अपटेक की प्राइमरी प्रोसेस इनहिबिटेशन इमोबिलाइजेशन जो ड्राई सीट द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन इमोबिलाइजेशन कहते हैं। जो कि प्लाज्मोलिसिस यहाँ होता है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को जो सेल वाटर निकलने के कारण जो प्रोटोप्लाज्म के सिकुड़ने से होता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन मुख्य से सोइल सरफेस पे वाटर सोइल प्रवेश करता है और इन्फिल्ट्रेशन होता है। और यह प्लाज्मोलिसिस मतलब यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल वाटर निकलने के कारण जो प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने के कारण होता है, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा इमोबिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मिनेशन अंकुरण की शुरुआती ड्राई सीड सबसे पहले पानी अब्जॉर्ब करता है, उससे वाटर अपटेक की प्रमुख प्रक्रिया इमोबिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। पानी अब्जॉर्प्शन, सीट अब्जॉर्प्शन, जैसे कि सीट सबसे पहले शुरुआती होता है कि सीट वॉल सीट सेल को करता है जो कि सीट कोट नरम होता है और एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और स्टोरेज फूड एंड इन मोबिलाइजेशन शुरू होते हैं और एम्ब्रियो की ग्रोथ शुरू होकर रेडिकल बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये अपना स्टेप है। पानी के जब एब्जॉर्ब करता है पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसमें जो ठीक है जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे सीट इनहिबिशन होता है और सीट स्वेल करता है जो कि सीट कोट का नरम करता है। एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और स्टोर द फूड इमोबिलाइजेशन शुरू होता है और उसके बाद एम्ब्रियो ग्रोथ एंड शुरू रेडिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरपतवार के बीजों के जबरन सुसुप्तावस्था को किसके द्वारा तोड़ा जाता है? जब खरपतवार की सीड जमीन में पड़े रहते हैं तो उसको मतलब फोर्सिंग मतलब इन्फोर्स करना मतलब उसको जल्दी जर्मिनेशन कैसे करना है या उसको मतलब जब सीड उसका लाइफ साइकिल जर्मिनेशन करने लायक नहीं है क्योंकि ज़मीन का अंदर बहुत नीचे गहराई में है तो उसको ऑक्सीजन की चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हर चीज़ चाहिए उसको जर्मिनेशन के लिए। तो जब ज़मीन के अंदर जितना गहरा अंदर रहेगा उतना ऑक्सीजन कम रहेगा तो उसके लिए आपने ऑप्शन में बोला है क्योंकि खरपतवार के बीजों को जबरन मतलब इन्फोर्स डोरमेंसी को किसके द्वारा तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला जुताई करने या खरपतवारनाशी के अंकुरण के पूर्व प्री इमरजेंसी करना या खरपतवारी के अंकुरण के पश्चात या सिंचाई करना। तो अपना आंसर आएगा जुताई करना, क्योंकि जब जुताई करेंगे जब हल चलाएंगे जब प्लाउइंग करेंगे तो यहाँ पे जो ज़मीन मिट्टी पलट जाएगी तो जो अंदर ज़मीन के अंदर जो सीट रहेगा तो जो खरपतवार का सीट रहेगा तो ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे तो वो फिर आसानी से जो ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन पानी वाटर हर चीज़ में टेम्परेचर सब कुछ मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा एंड वाटर मिलेगा एंड हर एक चीज़ उसमें ऑक्सीजन मिलेगा तो उससे का जल्दी जर्मिनेशन होगा। इतना उसका आंसर अपना जुताएगा। उसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन्फोर्सन ऑफ डोरमेंसी इम्पोज ऑफ डोरमेंसी भी कहा जाता है और इसमें बीज का जर्मिनेशन की क्षमता होती है क्योंकि समय से पहले जर्मिनेट करना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ क्यों ये लिखा है क्योंकि मैंने बोला कि पानी ऑक्सीजन टेम्परेचर लाइट की कमी के कारण वो जर्मिनेशन नहीं कर पाता है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहता है।
तो उसे वीट को जब उसके प्लाविंग करेंगे या जुताई करेंगे तो वीट के सीड इन्फोर्स में डोर्मेंसी होगी और टिलेज जुताई द्वारा तोड़ा जा सकता है और टिलेज से मिट्टी इरोजन बढ़ती है। सीड को सोइल जैसे का लिख सकते हैं सीड सोइल, क्योंकि जब वीट सीड इम्फोर्स है तो डोर्मेंसी टिलेज जुताई करने से जो यहाँ पे टिलेज होगा तो जब मिट्टी की इरोजन बढ़ेगी तो सीड सोइलिंग होगा और सीड सोइल होगा तो यहाँ अलग अलग डेप्थ में एक्सपोज होगा और मॉइस्चर टेम्परेचर कंडीशन बदलती है और सोइल सीड इन्वायरमेंटल बदलता है और इससे डोर्मेंसी टूट सकती है। ठीक है, तो ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का कौन सा भाग पानी को खनिजों को सोखता है? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जब पौधा रहेगा तो सबसे पहले जो वाटर खनिज जो कौन सा रूट जो एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, रूट कैप, रूट हेयर्स या एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस? तो अपना आंसर आएगा रूट हेयर। ठीक है, बी बॉम्बे। ठीक है, बी बॉम्बे आएगा अपना आंसर। रूट कैप तो जो जमीनी सबसे फर्स्ट स्टेज का भाग होता है जो कि रूट के जो केप तरीके से लगाता है। यहाँ पे फोटो लगा देख लो ये रहा रूट केप, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर। ठीक है, ये वाले जो दिख रहे हैं ना कण कण चंट, ये रूट हेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जड़। ठीक है, पहले यहाँ पे आप उसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। मूलरम जो जड़ों के कोमल भाग जो जल को घुली खनिज लवण को अवशोषित करता है। जड़ भूमि के पौधों को स्थिर रखती है। ठीक है, जड़ें एक अवशोषित जल और खनिजों का लवणों को ऊपर तनों से सभी विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, कुछ जड़ें होती है अपने अंदर भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके प्रतिकूल परिस्थितियों में सिंचित भोज्य पदार्थों को द्वारा पौधों को उपयोगी कराती है। क्योंकि कुछ ऐसी जड़ें होती जो कि अपना फूड को स्टोरेज करके रखती हैं, क्योंकि जब समय के जब ऐसा एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब वहाँ पे प्लांट को या तो सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा है या जब पानी खनिज न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे वो जो रूट है स्टोर करके रखता है, तो फिर बाद में पौधों को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे आसान होता है। ठीक है, जैसे जड़ का वहाँ भाग जो वाटर जल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स खनिज पोषक तत्वों को अब्जॉर्प्शन करता है जो कि अधिक स्पेशलाइज जो कि रूट हेयर करता है। रूट हेयर जो सबसे ज़्यादा जो पानी और वाटर जितना खनिज है जो एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर। और रूट हेयर जो रूट की एपिडर्मिल सेल निकलने वाली बहुत ही पतली टेबुलर होती है। ठीक है, आउटग्रोथ होती है जो कि मिट्टी के कणों के बीच पहुँच का सोइल सोल्यूशन वाटर सोल्यूशन करता है। ये डायग्राम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट कैप, मूल रूप वहाँ जो शीर्ष मैंने बोला था कि जो रूट कैप होता है जो एक टोपी नुमा संरचना, जो टोपी नुमा संरचना वहाँ जड़ जो शीर्षों को मिट्टी को होने वाले नुकसान को मैकेनिकल डैमेज में पहुँचाता है। जो क्योंकि पहला भाग जो कि जब कंकड़ पत्थर वहाँ पे जो पहला भाग जो जाता है कौन सा रूट के पानी को खोजने के लिए काम नहीं करता ये रूट हेयर जो होता है, क्योंकि यहाँ बाल एक छोटे छोटे होता है ना कि जैसे जिस कौन सा प्राथमिक जड़ें एंड सेकेंडरी जड़ें होती है। प्राथमिक जड़ें में जो कि ओनली जो गुच्छे टाइप होती है और सेकेंडरी जड़ें एक मूसला जड़ होती है, जैसे कि मान लो उसमें बड़े बड़े जैसे कॉटन हो गया या अरहर हो गया, तो उसमें कौन सी जड़ होती है? उसमें अरहर जैसे जो एक कॉटन में भी होती है जो कि सेकेंडरी जड़ होती हैं जो कि जमीन गहराई में जाके पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, रूट हेयर जो खनिज लवण एब्जॉर्ब करती है और अवशोषण को जो क्षेत्रफल को एरिया को सपोर्ट करती है। एपिडर्मल बाह्य त्वचा होती है जो कि मूल रोम के रूट हेयर इसी त्वचा की कोशिका में एपिडर्मिस सेल से बाहर निकलता है। ठीक है, एंडोडर्मिस जो कि वहाँ जड़ जो अंदर पानी और खनिजों को गति को नियंत्रित करता है, एंडोडर्मिस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण की प्रतिरोध होता है। अंकुरण की प्रतिरोधकता होता है
अंकुरण की प्रतिरोधकता। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं अपन। लाल प्रकाश से या नीला प्रकाश से या यूवी प्रकाश से या आईआर, ठीक है, तो अपना आंसर आएगा यूवी प्रकाश से, सी, क्योंकि यूवी प्रकाश होता है जो कि अपन आप एक्सप्लेनेशन देते क्यों होता है। वो होता तो क्यों होता है, जर्मिनेशन अंकुरण पर लाइट का प्रभाव सीट स्पेसिफिक के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन यूवी अल्ट्रा रेडिएशन सामान्यतः जर्मिनेशन को इनहिबिटेट करती है, क्योंकि अधिक यूवी एक्सपोज के सेल डीएनए प्रोटीन और सेलुलस इमरजेंस को नुकसान होता है, ठीक है। रेड लाइट कई रेड लाइट होता है जो कि यूवी, अपना यूवी आंसर है, क्योंकि यहाँ रेड लाइट होती है जो कि पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीट जो कि रेड लाइट जर्मिनेशन के लिए प्रोमोट करता है। और यहाँ पे रेगुलेटर फाइटोक्रोम। और रेड लाइट की कितना रेड लाइट होना चाहिए, 660 नैनोमीटर जर्मिनेशन के लिए प्रोमोशन के लिए होना चाहिए। ब्लू लाइट होती है जो कि यहाँ सीड जर्मिनेशन के लिए सीडलिंग डेवलपमेंट प्रभावित कर सकता है, इसलिए यहाँ जर्मिनेशन के लिए इनहिबिटेड नहीं कर माना जाता है ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित पौधों पर भोजन इकट्ठा करता है कौन? इकट्ठा कर अंकुरित पौधों का भोजन इकट्ठा करता है कौन करता है? बीज करता है, बीज पत्र, भूमि या बीज कवच? तो उसका आंसर आएगा बीज पत्र, कोटिलेडन्स, ठीक है। सीड कोटिलेडन्स, सोइल्स एंड सीड कोट, तो अपना आंसर आएगा बीज पत्र। सॉल्यूशन देखते हैं। अंकुरित होने पर समय जर्मिनेशन, शुरुआती अपना भोज्य सीड के अंदर जो स्टोर मिलता है फूड रिजर्व कोटिलेडन में, ठीक है। और कोटिलेडन जो स्टार्च प्रोटीन जैसे ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं, जो कि जर्मिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सीड क्या? सीड एक सीड फूड रिजर्व होता है जो कि लेकिन दिए गए ऑप्टिमम स्टोरेज ऑफ ऑर्गन कोटिलेडन्स में होता है, ठीक है। कोटिलेडन इसे सीड लीफ बीजपत्र भी बोलते हैं उसको। जर्मिनेशन सीडलिंग प्रारंभिक अवस्था होती है जो कि फूड सप्लाई करता है, जैसे ग्राउंडनट एंड आदि जो कोटिलेडन्स होते थे पर्याप्त मात्रा में फूड रिजर्व होता है। सोइल में पौधों मुख्यतः वाटर मिनरल्स एंड जर्मिनेशन के प्रारंभिक चरण होते हैं। इमरजेंसी सीड कोट वहाँ भाग होता है जो टेस्टा मुख्य और कार्य प्रोटेक्शन का कार्य करता है, जो टेस्टा जो बाहरी भाग होता है। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग सीड, बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भिगो बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने के लिए कौन कहते हैं? बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें बोला है कीपिंग द सोर्गन सीड ऑफ टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा कौन सा है? एस, अंतर इस तरह स्ट्रेटिफिकेशन स्केरिफिकेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए? स्केरिफिकेशन आना चाहिए। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बीजों का मोस्ट शौक या लो टेम्परेचर बोला, लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहने की प्रक्रिया को सीड डोरमेंसी बीज सुषुप्तावस्था, ठीक है, बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका अपना आंसर है स्ट्रेटिफिकेशन आएगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर क्रॉप डोरमेंसी को तोड़ता है। और स्ट्रेटिफिकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन जो कि सीड मॉइस्चर, मीडियम, सैंड, पीट, मास आदि के काम करता है, और इन्हें निर्धारित लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। मॉइस्चर, लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिस सिस्टम प्लांटिंग टाइम मोर देन सीक्वेंस 1.5। टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए? टेंड्राजुलम परीक्षण किसका? टेंड्राजुलम, टीजेड मतलब टेंड्राजुलम परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बीज की सुषुप्तावस्था, बीज के अंकुरण, या बीज की मिश्रण, या बीज की जीवन शक्ति? तो उसका अपना आंसर आएगा बीज की जीवन शक्ति, सीड वाइबिलिटी।
उसका सोल्यूशन देखते हैं। टेट्राजोलियम 235 ट्राइफिनॉइल टेट्राजोलियम क्लोराइड नामक केमिकल होता है, टेट्राजोलियम बोलते हैं उसको। कैसे काम करता है? ये जीवन वाइवल जो कि सीड टिश्यू डाइहाइड्रेशन एंजाइम्स होता है, डिहाइड्रेशन एंजाइम होता है जो कि एंजाइम कलर टेट्राजोलियम रेड या पिंक कलर दर्शाता है। जो तो जीवित बीज होगा तो उसको जीवित बीज का रेड या पिंक कलर दर्शाएगा, और जो मृत्यु हो जाती है, जो मृत जब जर्मिनेशन करने लायक डेथ सीट होगा तो उसमें कलरलेस होगा, कोई कलरलेस नहीं, क्योंकि जैसे सीधा लगे वैसा वैसा होगा। तो ये जीवित बीजों और मृत बीजों और डेथ सीट का पता लगाने के लिए काम किया जाता है। काजरी कहाँ पे स्थित है? काजरी जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित है? नेशनल बायो सेंटर डेवलपमेंट कहाँ पे है? गाजियाबाद में। अपने यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्याख्या: राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर NBDC गाजियाबाद में है, और NBPGR दिल्ली में, ठीक है। NBPGR मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च नई दिल्ली में, और NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और NDRI करनाल में है, हरियाणा में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1909 या 1919 या 1929 या 1929। अपना आंसर आएगा सी, 1930 में, ठीक है। 1926 में कमीशन अपॉइंटेड द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर आया था। तो 1926 में 1928 में रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, क्योंकि 1929 में काउंसिल ऑफ इस्टाब्लिश ऑफिशियली रजिस्टर्ड ऑन द 16 जुलाई 1929 को ऐसे, ठीक है। और 1946 नाम चेंज करके ना नाम रख दिया इंडिपेंडेंस के जब 1946 के बाद वर्ल्ड इंपीरियल ड्रॉप ऑफ द काउंसिल बिकॉज इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये लोग आप पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में कितना है? 9। और मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु कितना है? और इंडिया में कितना है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ठीक है। कृषि जलवायु मध्य प्रदेश का और इंडिया का। भंवर मैदानी, तराई मैदानी, पश्चिम मैदानी, छोड़ो इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कृषि जलवायु है उत्तर प्रदेश का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग वेस्टर्न प्लेन रीजन। और चलो अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन IPS एपो के लिए बहुत ही फायदेमंद, ठीक है। स्वर्ग अगर बघा ले, स्वर्ग 109, 132, 100 या 190 या 115, तो इस पर एक तो 114 है, बट यहाँ पे ऑप्शन में 114 नहीं, तो अपने के आंसर लगाना है। अपने के आंसर लगाना क्या? 115। लोबिया के वैज्ञानिक नाम क्या है? लोबिया के वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइम या विग्ना अग्निटूफोलिया या मोमोडिस चरेंटिया हो, या एलियम सेटाइम या सोलेनो मेलोंजन। अपना उसका साइंटिफिक नाम है विग्ना कंट्रोल बॉम्बे। सवाल: वायुमंडल की सबसे बाहरी परत इस परत में परमाणु और अणु अंतरिक्ष का चले जाते हैं और उपग्रह कक्षा में घूमते हैं, और इस परत का नाम क्या है? सबसे लास्ट परत कौन सी होती है? तो याद रखना, सबसे अपने को याद रखने के लिए परत का नाम है पहला कौन सा है, याद रखने का जो ट्रिक है, याद रखने का जैसे सबसे बेस्ट ट्रिक है क्या है? ट्रोपोस्फियर, TM
TMTS ऐसा कुछ है। तो सबसे लास्ट पर होती है एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट से होती है, और फिर मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। थर्मोस्फीयर सबसे बीच। लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का होता है, लाइन ब्रीडिंग ब्रीडिंग। अंतर्वंश प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का प्रजनन इनब्रीडिंग है जिसमें दूर संबंधित पशुओं का आसपास संभोग कराया जाता है। ये लोग आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। बीज रहित फल, सीडलेस फ्रूट बनने को क्या कहा जाता है? हार्कोगेमी, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस। तो उसका आंसर अपना है पार्थेनोकार्पी। इसमें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी टाइप क्या है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी या फूड डेवलपमेंट बिना पोलिनेशन से फर्टिलाइजेशन के कारण होता है, क्योंकि एग्जाम्पल बनाना होता है बिना फर्टिलाइजेशन से। स्टिमुलेटिव पोलिनेटिव स्टिमुलेट और फ्रूट डेवलपमेंट शुरू करता है कि, लेकिन यह फर्ट से नहीं होता है, पोलन स्टिमुलेशन होता आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल सीडलेस ग्रेप्स। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करेंगे तो अपना क्लास बहुत लंबी चले जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशु का प्रजनन कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो आउटब्रीडिंग, क्योंकि इस बोला शुद्ध नस्ल का जो प्योर होता है, असंबंधित पशु से जो मतलब असंबंधित पशु से जब प्रजनन कराया जाता है तो क्या होता है? आउटब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, डिफरेंट ब्रीड टू मेटिंग, ठीक है। आउट ब्रीडिंग अनरिलेटेड, ठीक है, एनिमल जो मीटिंग कराते हैं। और बैक क्रॉस जो क्रॉस ब्रीड उसके पेरेंट क्रॉस कराना, ठीक है। निम्नलिखित से समीकरण किसकी गणना की जा सकती है? निम्नलिखित समीकरण में से किसकी गणना की जाती है? पुष्पगुच्छ उद्भव द्वारा, पुष्पंदर या सस्य सूचक या पत्ती उत्पादन। तो अपना आंसर आएगा हार्वेस्ट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्ष या झाड़ीदार को कतारों के उगते हैं, मृदा उर्वरता का उत्पादन को बढ़ा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग या मिश्र क्रॉपिंग। अपना आंसर आएगा एले क्रॉपिंग। मूंगफली प्लस अरहर गन्ना फसल चक्र किस शस्य गहनता करते हैं? फसल चक्र, तो यहाँ पे तो बोला है उसमें मूंगफली खरीफ की है, अरहर भी खरीफ की है, और गन्ना है ऑक्सीजन की, और यहाँ पे फसल चक्र अपने को निकालना है, ठीक है। तो फसल चक्र पहला 200 इसका, तो इसका आंसर आएगा 100। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती फसल है? कपास, मूंग, धान, गेहूँ अंतर्वर्ती फसल। तो कपास तो नहीं हो सकता है, धान भी नहीं हो सकता, गेहूँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि धान तो एक ग्रेमिनी, मूंग लेग्यूमिनेसी है। तो अपना आंसर आएगा लेग्यूमिनेसी का मूंग, ग्रीन ग्राम बोलते उसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, 30 × 10 सेंटीमीटर पर उगाए गए सोयाबीन का 1000 बीजों का वजन क्या होगा जब बीज की दर 75 kg होगा? तो उसका तो आंसर तो आएगा अपना 225 ग्राम। और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है ये इसका, ठीक है। ले ली स्क्रीनशॉट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो अपने क्वेश्चन ख़त्म हो गए। कितने क्वेश्चन, लगभग 60-70 MCQ ख़त्म कर दिए। तो नेक्स्ट क्लास अपन कान लेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था अपन। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जिसका आंसर अगर कोई गलत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएगा कि क्लास कैसी रही और कैसे क्वेश्चन थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे, तो आप लोग जरूर बताएगा। बाकी आगे क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। आज के लिए बस इतना ही बहुत।